हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। आज है दिन 12। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 12 आपका कक्षा 9 गणित का है। अध्याय 2 का आज पहला दिन है। तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षाओं में। उनको जोड़ना, उनको घटाना, उनको गुणा करना और उनको भाग करना आपने सीखा होगा। उसके बाद आपने बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन किया होगा। उसके बाद आपने बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो इतना सब बीजीय हो गया, इसका मतलब बहुपद भी बीजीय व्यंजकों से मिलता जुलता है या उससे संबंध रखता है। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक होता है जो कि विशेष प्रकार का होता है। अब कैसा विशेष होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय के बारे में या रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर तत्पश्चात हम बीजीय सर्वसमीकाओं का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंडन करने तथा मान निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो चर क्या होता है, चर जान लो सबसे पहले, क्योंकि जो आपका बीजीय व्यंजक होता है वो आपका चर व अचर से मिलके बना होता है, ठीक है। जो आपका बीजीय व्यंजक उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये आपका पूरा एल्जेब्रा में आता है, ठीक है। अब चर क्या होता है, चर एक ऐसी राशि होती है जो वास्तविक मान को धारण कर लेती है समय के साथ, ठीक है। सिचुएशन के साथ उसका मान चेंज हो जाता है। अचर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान स्थिर रहता है, सदैव समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हम चर राशि को देखें तो एक्स वाई जेड मूलतः सामान्यतः इन्हीं से हम चर राशि को प्रदर्शित करते हैं, परंतु कहीं कहीं हम टी एस टी यू, ठीक है, पी क्यू आर इनका भी उपयोग कर लेते हैं। और अचर राशि में आपको पता है, जैसे उदाहरण के तौर पर 2, 3, 7। अब देख लो 2 का मान कभी बदल सकता है, 2 का मान 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 3 का मान बदल सकता है, नहीं बदल सकता। और ए और बी कहीं कभी कभी हम ए और बी का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, अचर राशि के तौर पर। आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो आपने इन व्यंजकों को देखो गौर से, ये आपके एक चर वाले बहुपद है। 2x 3x -x -1/2x, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर जो आपका बीजीय व्यंजक है वो आपका एक अचर, जैसे देख सकते हो आप 2, 3, -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1/2, ठीक है, गुणा x के रूप में, ठीक है। अगर मान लो आपको एक अचर और एक चर के रूप में प्रकट करना है तो आप ax भी लिख सकते हो, जहाँ पर हम अचर राशियों को a b c ले सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि a b से और c से भी हम प्रदर्शित करते हैं अचर राशि को, d भी ले सकते हो आप, ठीक है। और चर को हम किससे प्रकट करते हैं, x y z में सामान्यतः, ठीक है, बाकी और भी होते हैं। अब देखो इसमें लिखा है एक विशेष स्थिति में अचरों का मान सदा समान बने रहते हैं, मतलब अचर का मान बदलता नहीं, मैंने कुल मिला के आपको बता दिया, ठीक है। परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है, चर का मान बदलता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब एक उदाहरण लेते हैं, आपको वर्ग के बारे में पता ही होगा, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं उसका सूत्र भी पता होगा। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा x, ठीक है। परिमाप क्या होता है, उसके चारों ओर की, ये देख रहे हो, इन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, ठीक है। तो 4x होता है। तो ये भी आपका एक क्या होता है, बीज गणितीय व्यंजक होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक अचर होता है और एक चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 4x, ठीक है। अगर मान लो आपको, मैंने क्या बताया था आपको चर के बारे में कि ये सिचुएशन के साथ बदलता है। अगर मान लो आपको कहा कि भुजा आपकी 10 है, ठीक है, फिर आपको कहा भुजा 4 के लिए निकालो, फिर आपको कहा भुजा 6 के लिए आप किसी वर्ग का परिमाप निकालो, तो आप देख रहे हो यहाँ x बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, नहीं बदलता जा रहा, हर एक सिचुएशन में x बदल रहा है। 3 सिचुएशन थी, तीनों में आपका x का मान बदल गया, परंतु क्या आपके अचर का मान बदला, नहीं। तो अचर आपका क्या रहता है, सदा समान बने रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें,
मतलब वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका एक्स स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है। एक्स जहाँ पर आपकी भुजा हो गई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी आपका एक बीजीय गणित वो होता है, बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने बीजीय व्यंजक के बारे में बात कर ली है। अब मैंने आपको बताया था कि विशेष प्रकार का क्या होता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो अब इन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई दी है बहुपद की, ठीक है। बहुपद की इन्होंने प्रॉपर्टी बताई कि चर के घातांक पूर्ण संख्या होंगे, ठीक है। चर के घातांक में पूर्ण संख्या होंगे। जैसे मैं अभी हम उदाहरण लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये आपका एक चर में है, एक चर वाला बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये भी आपका बहुपद है, परंतु ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर है, एक्स आपका चर है, चर का जो घातांक मतलब पावर, ठीक है, तो घात में आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या आपकी शून्य से प्रारंभ होती है, एक, दो, ऐसे करके अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया, -1। -1 आपका पूर्णांक होती है, और हमें तो केवल पूर्ण संख्या चाहिए चर के घातांक में, तो ये बहुपद नहीं है। आगे और उदाहरण देखेंगे हम इसके, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। और उदाहरण देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखे हुए हैं बाकी उदाहरण, ठीक है। अब एक और बात इन्होंने कही है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 चर x में एक बहुपद है। मतलब जो अगर आपके पास कोई बहुपद है, उसमें केवल x है, तो आप बोल सकते हो चर x में एक बहुपद। अगर y है तो चर y में एक बहुपद। अगर t है तो t में एक बहुपद। आई होप आप समझ गए होंगे। और बात करते हैं आगे, तो इसमें लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x में व्यंजक, ठीक है। अब एक बहुपद हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें आपके एक्स स्क्वायर अलग हुआ, 2x अलग हुआ, तो इनको बोलते हैं हम पद। इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स, ठीक है। मतलब इसमें कितने टर्म्स हुए? 2 टर्म्स हुए। अगर आप इसको लेना चाहो, इसको देखो, 3y² प्लस 5y प्लस 7, तो इसमें 3 टर्म्स हुई, 3 पद हुए, ठीक है, अलग अलग। मतलब कौन कौन से? 3y², 5y और 7, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे करके आप इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीख लिया कि जो आपका बहुपद है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, जहाँ आपकी चर का घातांक है वो आपका कैसा हो सकता है? पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद हमने सीखा जो आपके बहुपद में अलग अलग व्यंजक होते हैं, मतलब छोटे छोटे व्यंजक, जैसे x² प्लस 2x में x² और 2x, तो इनको हम सेपरेट कर दे तो इन्हें हम पद बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे x² प्लस 2x में आपके 2 पद थे, ठीक है। बाकी और उदाहरण देखें। अब हर एक पद के साथ आपका एक गुणांक भी होता है। हर एक पद में आपका क्या होगा? चर होगा, और उस चर का एक गुणांक होगा। उदाहरण लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो उदाहरण लिखा हुआ है इन्होंने, -x³ 4x² प्लस 7x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो आपको क्या पता चलता है कि x³ जो कि आपका एक क्या है? अचर, सॉरी चर है आपका, उसकी -1 से गुणा हो रखी है। प्लस कर आपकी x² जो कि आपका चर है, उसकी 4 से गुणा हो रखी है, ठीक है। प्लस किया आपने 7x जो आपका एक चर है, उसकी 7 से गुणा हो रखी है, -2 x0। मैंने यहाँ पे x0 क्यों लिखा? क्योंकि कहाँ पहुँच गए, x की पावर 0 भी बोल सकते हो। आपको पता है किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो अगर मैं -2 गुणा 1 करूँ तो आपको क्या मिलने वाला? -2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए x0। तो x0 भी आपका व्यंजक क्या होगा? क्या होगा? आपका एक चर होगा। चर क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि बहुपद में अगर चर की पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। 0 भी एक पूर्ण संख्या हुई, ठीक है, तो चलता ही है। 0 है ना, तो पूर्ण संख्या हुई, हमें पूर्ण संख्या से मतलब है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? पूर्णांक। गुणांक क्या होते हैं? गुणा किससे हो रखी है? कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आपकी x³ की गुणांक क्या हो गई? -1,
एक्स स्क्वायर का 4 हो गया, एक्स का 7 हो गया और एक्स की पावर 0 का आपका -2। चिन्ह भी लेना है आपको, ठीक है, आगे जो चिन्ह है उसको। आई होप आप समझ गए होंगे गुणांक के बारे में। अब इन्होंने कह दिया, स्मरण रहे, एक्स की पावर 0 = 1, ठीक है, स्मरण याद रखना है इसे आपको। अब आगे क्या कह रहा है कि आप जानते हैं x² - x + 7 में x का गुणांक क्या है आपका -1, ठीक है, क्योंकि x का देखना आपको, x² का गुणांक नहीं कहा। x² का कहता तो 1 होता, ठीक है, x की पावर 0 का कहता तो 7 होता, परंतु x का पूछा है तो x के साथ आप देख सकते हो -1 की गुणा हो रखी है, तो गुणांक क्या होगा -1। अब एक और बात, ठीक है, जो आपका बीज गणित होता है, अलजेब्रा होता है, उसके नियमों में आता है ऐसा। हमने अभी तक क्या पढ़ा, 2 3 4 आपके संख्याएं होती है, परंतु यहाँ पे क्या कहा है, ध्यान रहे, 2 भी एक बहुपद है। 2 भी आपका है क्या, एक बहुपद है। वस्तुतः 2, -5, -7 आदि अचर बहुपद है, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 इन्हें क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इन्हें भी बहुपद बोलते हैं लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो आपका शून्य होता है, शून्य को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं शून्य को, शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य आपका अचर बहुपद हुआ और इसे बोलते हैं हम शून्य बहुपद, ठीक है, यह 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, महत्वपूर्ण बात बताई थी कि जो आपकी x की घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप इन्हें देखो, ये देखो क्या लिखा है, x + 1/x। मैंने आपको प्रथम अध्याय में बताया हुआ है, 1/x क्या होता है आपका, x की पावर -1, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे ऐसे समझाया था, a की पावर n हो तो वहाँ पे a की पावर -n हो जाती है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x + x की पावर -1। तो यहाँ आप देख रहे हो आपका जो क्या है, चर है, उसकी जो घात है वो -1 है। -1 आपका पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, और हमें चाहिए थी पूर्ण संख्या, तो ये आपका बहुपद नहीं है। ऐसे ही अगर आप इसे देखो, √x + 3, यहाँ पे देखो तो x की पावर 1/2 + 3, ठीक है। x की पावर 1/2 होगा, क्योंकि आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। यहाँ पे देख रहे हो x की जो घात है वो क्या आपकी, x की घात है आपकी परिमेय संख्या, हमें क्या चाहिए थी, पूर्ण संख्या, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। ऐसे ही ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, +y²। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है y की पावर 1/3। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रही है, परिमेय संख्या। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी कुछ बातें, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका जो बहुपद है उसमें केवल x चर हो तो आप px, qx और rx के रूप में लिख सकते हो। y चर हो तो py, ry के रूप में लिख सकते हो। अगर u चर हो su के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ये बातें हुई। अब ये लिखा, बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x की पावर 150 या 150 से +1 तक आपके 151 पद है, ठीक है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। और हाँ, अब देखो, अब हम पद को मद्देनजर रखकर जो बहुपद है वो आपके 3 भागों में विभाजित किए हुए इन्होंने। पहला होता है एक पदी, जिसमें केवल एक पद हो, जिन्हें मोनोमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो अगर एक पद है तो उसे बोलते हैं हम एक पदी। उदाहरण के तौर पर 2x, ठीक है। दो भी आपका एक पदी हुआ, 2 भी आपका क्या होता है, बहुपद होता है। कैसा बहुपद, कांस्टेंट बहुपद, ठीक है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या आप इसे बोल सकते हो अचर बहुपद, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी, ठीक है। एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए केवल, ठीक है। अब द्विपदी बाइनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स का मतलब 2 पद होंगे उनमें, ठीक है। 2 पद के रूप में, पद को मद्देनजर रख के हो रही है सारी बातें। अगर 2 पद हुए तो द्विपद, जैसे x² - x, 2 पद हुए 1 और 2, y की पावर 30 + 1, 2 पद, ठीक है। ये भी देख रहे हो, ये भी 2 पद, ये उदाहरण लिखे हुए। अगर 3 पद हुए तो उन्हें बोलते हैं हम त्रिपद या ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है, 1 2 3, देख रहे हो, ये उदाहरण लिखे हुए 3 पद। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये आपके क्या हो गए, आपके बहुपद के प्रकार हो गए, पद को मद्देनजर रख के, ठीक है। इंग्लिश में ये जितना याद रखोगे उतना सही होगा, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ
द पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। अगर आपका कोई बहुपद पी एक्स है तो आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री का मतलब घात, बहुपद की घात। तो आपको देखना है कि जो चर है आपका, वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात क्या है उस पूरे बहुपद में। तो आपने देखा, तो आपने पाया कि अधिकतम घात क्या है, 7। देख रहे हो आप गौर से देखो इसे, इस पूरे बहुपद को देखो। यहाँ पे आपको पता चल गया चर x है आपका। अब आपको देखना x की अधिकतम घात कितनी है। तो आपने देखा अधिकतम घात क्या थी, 7। तो जो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, 7, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लो, ये देखो इसे, यहाँ पे y है आपका चर, इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 6। तो जो घात और घात होगी बहुपद की वो होगी आपकी 6, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो जो आपका अचर बहुपद हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो को छोड़कर, ठीक है, जीरो की डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, मतलब अपरिभाषित। जीरो जो शून्य है उसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित। परंतु 1 2 3 यहाँ से जो आपके अचर बहुपद हुए, ठीक है, अचर बहुपद, मैंने अभी आपको ऊपर बताया इन्हें अचर बहुपद बोलते हैं। अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0, ठीक है। परंतु जो शून्य है उसकी जो घात होती है अपरिभाषित, क्या होती है, अपरिभाषित, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी कुछ बातें, और ये लिखा हुआ है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं है, ठीक है, शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है, ठीक है। अब उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आप देखो इसे। आपको सबसे पहला आपने देखा, सबसे पहला तो आपने देखा यहाँ पे x आपका क्या है, वेरिएबल है, चर है, इसकी अधिकतम घात थी 5। फिर आपने देखा यहाँ पर y, यहाँ पे अधिकतम घात आपको क्या मिली, 8। फिर आपने, बस 2 ही थे, ठीक है, तीसरा था नहीं इसमें, तीसरा था, हाँ ये भी था। तो ये क्या आपका अचर बहुपद, और अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0, ये 0, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका, ठीक है। तो अभी हमने पद को देखकर बताया कि बहुपद 3 प्रकार के हुए, एक पद, द्विपद और त्रिपदी, ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अब हम घात को देख के बताएंगे। अगर उसकी घात 1 है तो उसे बोलते हैं हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी घात 2 है तो उसे बोलते हैं हम द्विघात बहुपद या द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी घात 3 है तो उसे बोलते हैं हम त्रिघाती या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो रैखिक बहुपद, ठीक है, पहले रैखिक बहुपद को देख लेते हैं। ये उदाहरण लिखा हुआ है रैखिक बहुपद का, 4x + का 2। तो यहाँ देख रहे हो आप बहुपद की अधिकतम घात क्या आपकी 1, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद है, उसमें जो आपके पद है वो कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। जितनी घात है उससे एक ज़्यादा पद हो सकता है, अधिकतम कह रहा हूँ। मतलब रैखिक बहुपद में आपका ये भी आपका रैखिक हुआ, ठीक है, ये भी आपका रैखिक हुआ, ये भी आपका रैखिक हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप द्विघात बहुपद की बात करें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी घात होगी, इसमें बहुपद की घात 2 होगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपके अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। आपको तरीका बता दिया मैंने, घात कितनी है अधिकतम, उसका +1 कर दो, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। ये लिखे, आप देखेंगे कि एक चर में, एक चर की बात हो रही है, ठीक है, कहीं आप 2 चर घुसा दो इसमें, हाँ एक चर की बात हो रही है, ठीक है। 2 चर घुसाओगे तो शायद बढ़ जाए, तो शायद कह रहा हूँ, ठीक है। एक चर में आप सोचना इस बारे में, एक चर में एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 पद होंगे, ठीक है, द्विघाती बहुपद के, ठीक है। द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है, ठीक है, जहाँ पर a b से आपका वही अचर और x आपका क्या हो चर, ठीक है। अगर x की बात करो, अगर y में लिखना चाहो y में लिख सकते हो, z में लिखना चाहो z में। अब 3 घात वाला बहुपद मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो आपकी वेरिएबल की हो क्या हो, 3 हो। उदाहरण के तौर पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण। तो ये देख लो, तो इसमें अधिकतम पद कितने होंगे, 3 + 1, अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो पद कितने हो सकते हैं, 4, ठीक है। 3 घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं त्रिपदी, त्रिघाती बहुपद,
क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें अधिकतम पद 4 हो सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं, इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। मैं अगर लिखूँ, ये लिखा 4x की क्यूब लिखा है, देखो गौर से, ये क्या लिखा 4x की क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन एक पद है इसमें, ठीक है। मतलब आप अधिक से अधिक 4 पद बदल लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, अपरिभाषित है ये, ठीक है। और अब आता है बस एक और लास्ट कुछ बातें हैं। ये लिखा है इसमें, हमने केवल एक चर वाले बहुपद के बारे में अध्ययन किया। आप कितने भी चर ले सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कितने चर हैं यहाँ पे, x² + y² + xyz, ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें 3 चर हैं आपके x y z, ठीक है। और ये देखो इसमें भी p² + q⁻10 + r, इसमें भी कितने चर है, p q r, 3 चर है इसमें। अब ये देखो u³ + v², यहाँ पे आप देखो 2 चर है आपके u और v। चर क्या हुए आपके, जिनका मान समय के अनुसार बदल सकता है। तो 3 चरों और 2 चरों का अध्ययन आने वाले विस्तार में हम करेंगे, आने वाले मतलब जब आएंगे आगे पढ़ेंगे उसे। तो एक और बात है, अगर आपको लिखना है n घात वाला बहुपद लिखना है, तो उसका व्यंजक क्या होगा, ठीक है। अब देखो n उसकी क्या है, घात है, और उसमें पद कितने होंगे, अगर n घात है तो उसमें पद कितने होंगे, n+1, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अभी जब हमने देखा था, इन ऊपर देख रहे थे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, बता दिया था मैं तब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका n घात वाला बहुपद है, अधिक से अधिकतम n+1 पद हो सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट में आप 1 भी लिख सकते हो ना, आई होप आप समझ गए होंगे। ये लिख सकते हो an, ठीक है, x⁻n, मतलब x⁻n अधिकतम, क्योंकि आपका जो घात है वो क्या है, n है, ठीक है। n घात वाला बहुपद लिख रहे हो ना आप, यहाँ पे आपका an 0 नहीं हो सकता कभी भी। अगर an 0 हो गया तो x⁻n 0 हो जाएगा, और आपकी घात क्या, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपकी घात क्या हो जाएगी, n-1, ठीक है। हमें तो घात n चाहिए, यहाँ पे लिखा होगा आपका an 0 नहीं हो सकता। आई होप आप समझ गए होंगे, इसे लिखना सीख लो, आपके काम आएगा पूरी क्लासेस में। और यहाँ पे a0 a1 a2 से लेकर an तक आपके अचर है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, शुरुआत की आज हमने बहुपद के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, ठीक है। इन सर्व समीकरणों को भी याद कर लेना। अगर आपको कुछ पूछना हो या मेरे से जल्दबाजी बोलने में कुछ सेंटेंस में गड़बड़ हो गई हो, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो मुझसे, क्वेश्चन लिख देना, वहाँ पर आंसर दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, प्रश्नावली 2.1। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।